जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑफ मेंटरिंग 800 सेलेक्टेड आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूपीएससी की वो है इसकी अनसर्टेनिटी कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, किस से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी हिस्ट्री के सवाल ज़्यादा पूछ लेता है यूपीएससी, कभी पॉलिटी ज़्यादा आ जाता है। जो भी बच्चा 2024 की तैयारी कर रहा है और जिसको सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी है 2024 में, अगले 18 महीने की जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स कब पढ़ने हैं, कब आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, ऑप्शनल क्या होना चाहिए, ऑप्शनल को कितना समय देना है, अगर इन सब सवालों के जवाब आप चाहते हैं तो अगले 20 मिनट में मैं ये सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। हाय, जो यूपीएससी की परीक्षा है उसको सबसे डिफिकल्ट एग्जाम बोला गया है इंडिया में। आपने बहुत सारे टॉपर्स को सुना होगा, आपके पेरेंट्स को सुना होगा कि अगर आप यूपीएससी की परीक्षा पास कर पा रहे हैं मतलब आप इंडिया की नहीं वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम पास कर पा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या रीज़न होगा इसको सबसे डिफिकल्ट बताया गया है? जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑफ मेंटरिंग 800 सेलेक्टेड आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूपीएससी की वो है इसकी अनसर्टेनिटी कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, किस से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी हिस्ट्री के सवाल ज़्यादा पूछ लेता है यूपीएससी, कभी पॉलिटी ज़्यादा आ जाता है। प्री को कितना फोकस करना है, मेंस को कितना फोकस करना है, क्या सारे सवाल सिलेबस से ही आते हैं, क्या सिलेबस के बाहर भी आते हैं, क्या आंसर राइटिंग कैसे करना है, एग्जाम्पल्स कैसे लिखना है। ये सारी जो अनसर्टेनिटी हैं वही इस एग्ज़ाम को सबसे डिफ़िकल्ट बनाती हैं। जो भी बच्चा 2024 की तैयारी कर रहा है और जिसको सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी है 2024 में, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 18, 19, 20 महीने हैं अभी। जो स्टॉक्स की सारी फैमिली को मैं अगले 18 महीने की जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स कब पढ़ने हैं, कब आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, ऑप्शनल क्या होना चाहिए, ऑप्शनल को कितना समय देना है, अगर इन सब सवालों के जवाब आप चाहते हैं तो अगले 20 मिनट में मैं ये सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि जब एज एन एस्पिरेंट आप जब स्टार्ट कर रहे हो, आपने देखा होगा ना कि जब कोई किताब आती है उस किताब में सबसे पहले इंडेक्स होता है। वो इंडेक्स बताता है कि इस किताब में क्या क्या कवर होगा। आप जब अपने स्कूल डेज में थे या कॉलेज डेज में थे तो आपको एक सिलेबस मिलता था। उस सिलेबस में लिखा होता था कि परीक्षा में क्या क्या आने वाला है। सेम यूपीएससी में है। यूपीएससी एक सिलेबस देता है, प्रीलिम्स का सिलेबस देता है, मेंस का सिलेबस देता है, इवन पर्सनालिटी टेस्ट का भी सिलेबस देता है। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग आपको प्री का सिलेबस दे रहे हैं, आपको मेंस का सिलेबस दे रहे हैं और आपको पर्सनालिटी टेस्ट का भी सिलेबस दे रहे हैं। आप उसको डाउनलोड कीजिएगा और समझिएगा कि किस तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको यूपीएससी की परीक्षा देनी है। तो सबसे पहले आपको वो सिलेबस पता होना चाहिए। और आप देखेंगे कि जब हम आगे पढ़ते चले जाएंगे सो टॉपर्स भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको सिलेबस रटा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेंस में GS1 में हिस्ट्री में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, गवर्नेंस के अंदर क्या क्या आता है, क्या डेवलपमेंट एजेंसीज नाम का कोई वर्ड लिखा हुआ है उसमें। ये बहुत हेल्प करता है जब आप आंसर लिखते हैं, बिकॉज कोई भी आंसर जो होता है उसमें अलग अलग डायमेंशन लिखना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कोई सवाल आया कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, सो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है या सोशल ग्रोथ भी है या पॉलिटिकल भी होना चाहिए या कुछ इंटरनेशनल डायमेंशन भी होना चाहिए। ये सब आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। तो अगर आप यूपीएससी का सिलेबस पढ़ लेंगे तो आप सारे आंसर्स को जो आपको मेंस की परीक्षा में लिखने हैं या आपको एसए में लिखने हैं, आप उसमें मल्टीपल डायमेंशंस दे पाएंगे। और जो इवैल्यूएटर है वो इस चीज के लिए आपको अप्रिशिएट करेगा और ज़्यादा मार्क्स देगा। सो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं सेकंड, कि जो बेसिक बच्चों का डाउट होता है कि सर जीएस तो ठीक है क्योंकि जीएस तो सबके लिए फिक्स्ड है, बट जो ऑप्शनल की परीक्षा है जो आप खुद चूज कर सकते हैं, कि सपोज आप एक इंजीनियर हैं। मैंने आपको पुराने किन्हीं वीडियोस में बताया था कि जो मेरे बहुत क्लोज बच्चे रहे हैं, जैसे सिम्मी करण हैं, वो आईआईटी बॉम्बे की बच्ची हैं, साइंस बैकग्राउंड की बच्ची है, बट शी ऑप्टेड फॉर पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस विद इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड क्लियर द एग्जाम। एक नुपुर गोयल करके बच्चा है। ये जिन भी मैं टॉपर्स के आपको नाम बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जाइए, इन सब की कहानी पढ़िए, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए थे, कैसे इसको ओवरकम किया और कैसे ये सब आईएएस बने। नुपुर गोयल है, वो भी दिल्ली टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज की बच्ची है, बट शी ऑप्टेड फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक रितिका जिंदल करके बच्ची हैं
जो अपने फर्स्ट यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर थी 2019 बैच की, वो एसआरसीसी से थी और उन्होंने कॉमर्स ही ऑप्शनल लिया और उन्होंने 330 नंबर लाए, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा हैं। सो आपका ऑप्शनल क्या है, बिकॉज वहाँ आपके पास चॉइस होती है कि आप कौन सा ऑप्शनल लें। आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि आपको कौन सा ऑप्शनल चूज करके कितने नंबर लेके आ सकते हो। सो उसमें अलग अलग तरीके हैं कि मैं किस बेसिस पे डिसाइड करूं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट। सबसे पहले जो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, देखो अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो यार नंबर नहीं आएंगे। अल्टीमेटली परीक्षा आपको जाके लिखनी है, उस टीचर को नहीं लिखनी है जिससे आप पढ़े हो, उस आसपास सीनियर टॉपर्स को नहीं लिखनी है जिनको आपने देख के वो ऑप्शनल लिया है। So, अगर आपका इंटरेस्ट है उस ऑप्शनल में तभी आप पास कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो सबसे बेसिक मिनिमम तो हो गया इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो मेरा हो सकता है हिस्ट्री में हो, लेकिन हिस्ट्री की टीचर अवेलेबल नहीं हो, तो क्या करेंगे। तो सेकंड जरूरी है कि सब्जेक्ट में अच्छे नंबर भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो पिछले 2-3 साल का यूपीएससी हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। वो उसमें आता है कि हर किसी ऑप्शनल के कितने कितने परसेंटेज बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था क्या एक आइडियल एज है, क्या ग्रेजुएट को परीक्षा देनी चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएट को, उसमें मैंने आपको शो किया है कि कितने ऑप्शनल के कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वाइल डिसाइडिंग विच ऑप्शनल यू शुड चूज इज सब्जेक्ट स्कोरेबिलिटी, कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना है कि पीएसआईआर लेना है कि हिस्ट्री लेना है कि ज्योग्राफी लेना है कि एंथ्रोपोलॉजी लेना है। वो डिपेंड करेगा कि यूपीएससी उन सारे सब्जेक्ट्स में नंबर दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर आता है सोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल। ये बहुत ज़रूरी है यार। अगर किसी ऑप्शनल का आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी के ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस हैं और आपके ग्रेजुएशन में जिस तरीके के क्वेश्चन आते थे उसमें थोड़ा गैप होता है, बिकॉज यहाँ आपको प्रैक्टिकल यूसेज समझना है। जब आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो आपको फाइल नोटिंग्स लिखनी है। वो फाइल नोटिंग्स थ्योरेटिकल नहीं हो सकती हैं, वहाँ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि ऐसा केस एक असम में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, वहाँ जाके आप ऐसा करना चाहिए आपको। तो मतलब आपको बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सीआरपीसी, आईपीसी कोट करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिकल आंसर निकलना चाहिए आपका। सो सोर्सेज और स्टडी मटेरियल बहुत ज़रूरी है। सो कोई ऐसा ऑप्शनल मत चूज करो जिसमें आपको इंटरेस्ट तो हो लेकिन स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं हो, एंड वाइस वर्सा कि स्टडी मटेरियल तो बहुत अवेलेबल है लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ सिलेबस। ये भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज भले ही आपको लग रहा हो कि 18 महीने तो बहुत होते हैं सर, मैंने तो आईआईटी की परीक्षा 6 महीने में पास कर ली थी। ट्रस्ट मी बच्चा, जो यूपीएससी का सिलेबस है ना वो बहुत अनसर्टेन है और वही अनसर्टेनिटी इसको डिफिकल्ट बना देती है। सो कोशिश करो अगर लेंथ ऑफ सिलेबस छोटा हो किसी ऑप्शनल का तो हम मल्टीपल रिविजन्स कर पाएंगे, और मल्टीपल रिविजन्स का मतलब है ज़्यादा मार्क्स। बहुत सारे ऑप्शनल हैं जो बहुत लेंदी हैं। मैं 1-2 ऑप्शनल का एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे आप मैथ्स पकड़ लीजिए, बहुत आईआईटी के बच्चे हैं जो मैथ्स का ऑप्शनल ले लेते हैं। अच्छा है, जिस चीज़ में आपकी पकड़ है आपको वो ऑप्शनल लेना चाहिए, लेकिन उसका एक नेगेटिव है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैथ्स ऑप्शनल है उसका किसी भी जीएस के सब्जेक्ट से ओवरलैपिंग नहीं है। अगर आप सिलेबस देखेंगे GS1, GS2, GS3, GS4 मेंस में, उसमें कहीं पे भी मैथ्स नहीं है। उसमें हिस्ट्री है, उसमें ज्योग्राफी है, उसमें पॉलिटी है, उसमें इकोनॉमिक्स है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें सोसाइटी है, सोशोलॉजी है, लेकिन उसमें मैथ्स नहीं है। इसका मतलब आप जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं उसका ओवरलैपिंग बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप 8 महीने यहाँ लगा रहे हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आप मैथ्स ले रहे हैं तो आपके 320-330 मैथ्स में आने ही चाहिए। अगर उससे कम आपके मार्क्स आ रहे हैं, बिकॉज उसका लॉस आपको जीएस में झेलना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन टाइम है, हर किसी के दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अगर आप मैथ्स को ज़्यादा फोकस करेंगे, आप कीजिए, उसमें नंबर आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैथ्स स्कोरेबल नहीं है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं मैथ्स में, लेकिन उसका नेगेटिव ये होगा कि आपको जीएस में कम समय मिलेगा। सो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कोई ऐसा ऑप्शनल ले रहे हैं जिसको बहुत समय चाहिए या जिसका कोई ओवरलैपिंग नहीं है, साइंस के जो ज़्यादातर सब्जेक्ट हैं वो ऐसे ही हैं, तो आपको उनको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो आपकी सोच भी वैसी होनी चाहिए कि मुझे 320, 330, 340 नंबर लाने हैं उस ऑप्शनल में, ताकि वो कंपनसेट कर पाए आपको
जीएस में। अब ये सब तो हो गए क्या सोच के आपने ऑप्शनल डिसाइड करना है। फिर नेक्स्ट आता है ऑप्शनल का भी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा यार, क्या क्या है, कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था नहीं पढ़ा था। फिर स्टार्ट विद 1 यूनिट एट ए टाइम। अब मल्टीपल यूनिट्स मत पढ़िएगा, बिकॉज किसी भी ऑप्शनल में अगर आप पेपर 1 देखेंगे, पेपर 2 देखेंगे तो 15-16 यूनिट्स हैं। एक यूनिट पकड़ो, उसको फिनिश करो, उसकी मल्टीपल बुक्स हैं तो एक साथ में फिनिश करो, और उसके बाद सेकेंड यूनिट में जाना। नेक्स्ट आता है कवर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो ट्रेंड बताता है, वो आपको बताता है कि यूपीएससी ने इस यूनिट को कहां तक पूछ लिया है, और उसके बाद अगर पूछेगा तो उससे नेक्स्ट ही पूछेगा, है ना। जैसे आप अगर दौड़ लगाते होंगे या रनिंग करते होंगे तो ऐसा नहीं आप हर दिन 2 ही किलोमीटर दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक हफ्ते 2 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो हो सकता है एक हफ्ते बाद आप 2.25 किलोमीटर दौड़ें। 2.25 कुछ दिन दौड़ोगे तो फिर 2.5 किलोमीटर दौड़ोगे। हम सब एज ए ह्यूमन हम प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल्स होते हैं, वैसे ही यूपीएससी भी प्रोग्रेसिव है। ऐसा नहीं है कि आज अगर वो पूछ रहा है कि देश में कितने राज्य हैं तो कल भी वो यही पूछेगा देश में कितने राज्य हैं, नहीं। कल वो पूछेगा कि इस मैच द फॉलोइंग करो, ये स्टेट है और ये इसका कैपिटल है कि नहीं है। ये पूछने के बाद हो सकता है अगली बार वो पूछ ले कि इन राज्यों को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके दिखा दो। सो आपको ये पता होना चाहिए कि किस लेवल तक के क्वेश्चन यूपीएससी ने सिलेबस से पूछ लिया है, और अगर आपको एफर्ट्स डालने हैं तो उससे हल्का सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स और डालना पड़ेगा। लास्ट आता है कवर ऑप्शनल बिटवीन द मंथ। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने प्रिपरेशन, सपोज कीजिए हम अब से शुरू करते हैं फरवरी टू जुलाई 2023, ऑन एन एवरेज एक ऑप्शनल को कवर करने में 5 से 6 महीने लगते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत छोटा ऑप्शनल हो, लैंग्वेज टाइप, संस्कृत एंड ऑल, या कोई बहुत लेंथी ऑप्शनल हो, मैथ्स टाइप। नहीं तो आप 5-6 महीने में ये ऑप्शनल फिनिश कर सकते हैं। आपको फरवरी से शुरू करना है और जुलाई में जाके उसकी फर्स्ट रीडिंग ऑफ बोथ फर्स्ट पेपर एज वेल एज सेकेंड पेपर फिनिश हो जाना चाहिए। तो ये हमारा शेड्यूल होना चाहिए ऑप्शनल का। नेक्स्ट हम आते हैं जीएस। अब देखो ऑप्शनल होता है 250 500 मार्क्स का, और जीएस होता है 1250 मार्क्स का, मतलब उसका वेटेज डबल से भी ज्यादा है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो मैंने आपको बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सिलेबस देख लो ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से सिलेबस हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अब एक फिक्स टारगेट कर लो यार, 1 मंथ 1 सब्जेक्ट, हर महीने में एक एक सब्जेक्ट हमें फिनिश करना है। मैं किसी टॉपर को बोलूंगा या मैं एक और सेशन लेता हूं जिसमें मैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताऊंगा कि यार पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड किताबें क्या हैं। एक तो एनसीईआरटी है, उसके बाद मैंने लिखा है ना बेसिक बुक्स। अब ये बेसिक बुक्स हैं क्या, कौन, क्या आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, क्या आपको डीडी बसु पढ़ना है, क्या किसी टॉपर की बुक पढ़नी है क्या। सो ये बेसिक बुक्स का वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कौन कौन सी ज़रूरी है। एनसीईआरटी में भी बहुत कन्फ्यूज़न है यार, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड की किताब, ये किताब 6th से 10th पढ़ना है या 11th 12th पढ़ना है। हो सकता है सिर्फ एनसीईआरटी का हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, एक 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे जो हम यहीं जोश के चैनल पे रिलीज़ करेंगे कि कौन कौन सी एनसीईआरटी ज़रूरी हैं और उसमें से क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट मार्च के महीने में आप पॉलिटी पढ़िए। पॉलिटी क्यों पढ़ना है, बिकॉज पॉलिटी क्या है, वो कन्वर्जन बहुत है। अगर मुझे पता चल गया कि प्रेसिडेंट की पावर क्या है और उसी पे सवाल आना है तो मेरे ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं उस क्वेश्चन में मार्क्स स्कोर कर पाऊँ। फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है। देखो यार, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने पुणे से ग्रेजुएशन की, फिर इन्फोसिस में जॉब किया, फिर कुछ सरकारी नौकरी की एटसेट्रा, और अब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। और मेरे बच्चे कोई दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का है, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का है। सो इकोनॉमिक्स में इन जनरल ना बच्चे को बहुत डर लगता है, कह रहे सर मैं नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का हूँ। ये सब देखो यार बहाने हैं। हम ना कंफर्ट जोन से अगर बाहर नहीं आएंगे और हम अगर एस्केपिज्म, मैं बहुत इनफेमस हूँ यूपीएससी के इस मेंटरशिप वाले में कि सर बहुत सच बोल देते हैं। You have to be brutally honest with yourself if you have to clear this exam. वो हम जब तक कंफर्ट जोन में चलेंगे तब तक पास नहीं कर पाएंगे हम इसको। सो इकोनॉमिक्स ट्रस्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, बिकॉज इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ दिया कि मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है, अब वो चेंज थोड़ी होगी, वो हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन थोड़ी है कि आज कुछ और हिस्ट्री है और हम हिस्ट्री बदल देंगे, वो सेम ही रहने वाला है। सो इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ लिया तो आप समझ लो इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स के प्रीलिम्स में, और GS3 मेंस वाले में 50% इकोनॉमिक्स हैं। सो अगर इकोनॉमिक्स आपका स्ट्रांग हो गया
सो आपकी प्रोबेबिलिटी बाकी सारे सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा हो जाती है पास करने की। सो नेक्स्ट मंथ में इकोनॉमिक्स पढ़ो, फिर ज्योग्राफी पढ़ो, इंटरेस्टिंग है, फिर एनवायरनमेंट पढ़ो और मॉडर्न हिस्ट्री। 5 महीने में अलॉन्ग विद योर ऑप्शनल ये हर महीने में एक एक सब्जेक्ट अपने को फिनिश कर लेना है। स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से। बेसिक इन सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एनसीईआरटी का लिंक दे देंगे, आप वहां जाना, एक एक पीडीएफ डाउनलोड करते रहना। इसमें भी वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता होगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछ चुका है, इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से नए क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो फैक्चुअल हैं, जो आपको याद करने पड़ेंगे। एक बहुत ही कॉमन सेइंग है जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं, देयर इज नो नॉलेज विदाउट मेमोरी। आप अगर चीजें रटेंगे नहीं, कुछ याद नहीं करेंगे, आप ये नहीं कह सकते आप नॉलेजेबल हो लेकिन आपको फैक्ट्स नहीं पता है। कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर हिस्ट्री में किंग्स की क्रोनोलॉजी पढ़नी है तो पढ़नी है। अगर आपको ये पढ़ना है कि बी आर अम्बेडकर जी ने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी तो वो आपको याद करनी पड़ेंगी। सो ये कुछ जो फैक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको कम दिन लगेंगे। अब कंसेप्ट थोड़ी है जो समझना है, याद करना है। सुबह उठेंगे 2-3 घंटे रट्टे लगाने, काम खत्म। 20 days 1 सब्जेक्ट। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ डालो, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ डालो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ डालो। अब ये मैं बाद में इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज अगर कंसेप्ट समझ में आता है उसके बाद अगर आप फैक्ट्स पढ़ रहे हो तो आप रिलेट कर पाओगे। कि अगर आपने एक हिस्ट्री या आपने अगर इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ा हो कि यार बिफोर ब्रिटिशर्स केम द शेयर ऑफ इंडिया जीडीपी इन वर्ल्ड वाज मोर देन 25%। उसके बाद जब आप ये हिस्ट्री के फैक्ट्स याद करोगे कि कौन कौन से जो ब्रिटिशर्स थे एंड ऑल, वो सब जब इंडिया में आए थे, सो वो कैसे स्टार्ट हुआ था, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ था। सो पहले कंसेप्ट पढ़ लो, फिर फैक्ट्स याद कर लो, ताकि हम बीच बीच में फिट कर पाएं। तो आपकी मेमोरी में ना वो पॉइंट्स जनरेट हो पाएंगे। अच्छा मैंने ये यहाँ पढ़ा था तो यहाँ फिट हो रहा है, मैंने यहाँ पढ़ा था तो यहाँ फिट हो रहा है। तो पहले कंसेप्ट पढ़ो, उसके बाद में फैक्ट्स याद करेंगे। अब फैक्ट्स को याद ना बहुत ही तरीके से करना पड़ेगा आपको। यू कैन नॉट जस्ट रिमेंबर वन फैक्ट। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि पहली रीडिंग के बाद आप इसके ना माइंड मैप्स बनाओ या अपने खुद के नोट्स बनाओ। कि अगर आप पढ़ रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल, और या फिर मिडिवल हिस्ट्री में आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो, सो दिल्ली सल्तनत में एक माइंड में बनाओ कौन कौन से किंग हुए, किस किस टाइम पे हुए। फिर नेक्स्ट बनाओ किस किंग ने कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन किया था। फिर नेक्स्ट इसको कंपेयर कर लो, हो सकता है वर्ल्ड के साथ, कि क्या यूरोप में रेनिजा इसी टाइम आया था क्या, तो यूरोप में क्या चल रहा था, फ्रांस में क्या चल रहा था, इंडिया में क्या चल रहा था। सो वो आपको अपने माइंड मैप बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है वही प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रिपरेशन इज इंडिस्पेंसिबल। पढ़ना ही पढ़ना है, आप कुछ भी पढ़ लो। अगर पीवाईक्यू नहीं पता है तो आपको जो गेम है जो आप खेलने वाले हो उसको रूल्स ही नहीं पता कि किस तरीके के क्वेश्चंस जनरेट होंगे। फिर होगा कंप्लीट टिल सितंबर 2023, मतलब नेक्स्ट 9 मंथ्स का मैंने आपको शेड्यूल बता दिया। जुलाई तक अपन ऑप्शनल फिनिश करेंगे, पैरेलली 5 कंसेप्ट बेस्ड हम जीएस के चैप्टर्स सब्जेक्ट्स फिनिश करेंगे, और ये जो हैं जो फैक्ट बेस्ड हैं जिनको याद करना पड़ेगा, साथ में नोट्स बनाना पड़ेगा, उन सबको मिला के हम सितंबर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जीएस में रिलेटेड आता है, ये वो हैं जो मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं। अब मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स का मतलब है आपको इनके बारे में लिखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि नक्सलिज्म से इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को क्या चैलेंजेस हैं और रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं नक्सलिज्म को डिक्रीज करने के लिए। यहाँ आपकी वो सारी फैक्ट्स वाली नॉलेज आ रही है, सारे कंसेप्ट वाली नॉलेज आ रही है, इसीलिए ये लास्ट में रखना है अपने को। और सितंबर के मंथ में आपका कॉलेज फिनिश हो गया होगा, आप फुल टाइम पढ़ रहे होंगे, इसीलिए मैंने इसके नंबर ऑफ डेज कम कर दिए। आप 10 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो। जीएस के सिलेबस आप याद कर चुके हो, मैंने उसको इस क्रोनोलॉजी में डाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब छोटे छोटे हैं। इन सब के 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ही आते हैं फाइनल एग्जाम में। उतना ही वेटेज देना है। देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ ना इमोशनल कनेक्ट नहीं हो जाना है कि मुझे तो प्यार ही हो गया है वर्ल्ड हिस्ट्री से तो मैं 10 किताबें पढ़ डालूंगा। ऐसा नहीं है बेटा, पेपर पास करना है। पास हुआ, माथा टेका, गए सर्विसेज में और काम किया। ऐसा आपको बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स मिलेंगे
आपको पता है वर्ल्ड हिस्ट्री से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। आप उसकी 5 किताब पढ़ लो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, नेपोलियन ने ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया, बट एग्जाम में यूसेज नहीं है। एग्जाम में यूसेज अगर इकोनॉमिक्स का 50% है तो आपको पढ़ना है। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उतना ही वेटेज देंगे हम इसको। इट इज लाइक ए स्ट्रेट अवे। तभी तो कुछ जो बच्चे हैं जो मल्टीपल टाइम्स इस एग्जाम को पास करते चले जाते हैं, बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है यूपीएससी के साथ कि मैं इतना समय इसको दूंगा, इतना समय इसको दूंगा, इस तरीके से आंसर लिखूंगा, काम खत्म। सो इन सबको उतना ही वेटेज देंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन सोसाइटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये वो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका प्रीलिम्स में कम यूसेज है। अब मैं चाह रहा हूं कि आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मेंस वाला कंप्लीट कर लें और जब जनवरी 2024 में आप पहुंचेंगे तो हम प्री स्पेसिफिक ही सब्जेक्ट्स में आ जाएं। सो इसको हम ये फिनिश करेंगे। अगेन एनसीईआरटी है। अब आपकी नॉलेज हो गई है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ पाएं। सो यू कैन स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर आफ्टर कवरिंग योर स्टैटिक। वरना क्या होता ना, इंटरेस्ट नहीं आता। आप हिंदू पढ़ रहे हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, अब आपको पता ही नहीं है कि बैंक लोन दे सकता है कि नहीं दे सकता है। बैंक खुद इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है कि आरबीआई बताता है, और न्यूज़पेपर में आ रखा है कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो आपकी ईएमआई महंगी हो जाएगी। पता ही नहीं है ईएमआई हाउ इट इज डिसाइडेड, एमसीएलआर क्या है यही नहीं पता, सुना ही नहीं है कभी यार। ट्रस्ट मी, व्हेन आई स्टार्टेड यूपीएससी की जर्नी इन 2011, ए फ्रेंड ऑफ माइन वाज डिस्कसिंग व्हाट एमजी नरेगा में ये वेजेस, वो एसडीएम था, तो कुछ अपना डिस्कस कर रहा था कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में ये हो गया एटसेट्रा, एंड आई आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट इज एमजी नरेगा। आप सबको लगता है ना कि आपकी यूपीएससी की जर्नी बहुत जीरो से स्टार्ट हो रही है। सबने जीरो से स्टार्ट की है यार। वो वहां से कितने एफर्ट्स डालोगे उतने हम आगे चलते चले जाएंगे। सो न्यूज़पेपर आपको शुरू में समझ नहीं आएगा। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में 3 घंटे लगे न्यूज़पेपर पढ़ने में, बट वो करना पड़ेगा अपने को। सो शुरू में नहीं पढ़िएगा आप सितंबर अक्टूबर के आसपास में न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, अब उसके बाद क्या करना है, जनवरी से और मई 2024 100% प्रीलिम्स मोड में आ जाना है। इस प्रीलिम्स मोड के अंदर देखो, आपको कोई भी एग्जाम पास करना है तो आपको मल्टीपल रिविजन्स चाहिए। आप इन बच्चों के सेशंस देखें, सिम्मी करन, रितिका जिंदल एंड ऑल ऑफ देम हैव रिवाइज्ड देयर सिलेबस एटलीस्ट 3, 4, 5, इवन 6 टाइम्स। सो मिनिमम टू मिनिमम मेरा सजेशन रहता है कि आप 4 बार तो प्री का सिलेबस रिवाइज करो जो भी आप पढ़ रहे हो। ऑल्सो जब फर्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा, सेकंड में उससे कम लगेगा, थर्ड में उससे कम लगेगा, और लास्ट रिवीजन में उससे कम लगेगा। सेम इज बीइंग शोन हियर कि शुरू में 60 दिन लगेंगे, फिर 45 डेज लगेंगे, फिर 25 डेज लगेंगे, फिर 10 डेज लगेंगे। अब आप कहोगे नहीं सर 10 दिन में मैं पूरा सिलेबस। अब याद करो अपने स्कूल के दिन कि जब स्कूल में आप 11th क्लास में थे तो आप एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पूरे साल पढ़ते थे। अभी वो एनसीईआरटी यार आप 5 दिन में पढ़ लोगे। एग्जाम से पहले तो आप 1 दिन में पढ़ लोगे, हो सकता है 5 घंटे में ही पढ़ लो। तो जैसे जैसे रिवीजन स्टार्ट होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका कवरेज बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स मोड स्टार्ट करेंगे, और फिर जब प्री कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद जो मेंस की स्ट्रैटेजी है या आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी है कि एक आंसर राइटिंग होती कैसे है, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आंसर राइटिंग शुरुआत से कैसे करनी है। एकदम बेसिक, आपको कुछ नहीं आता है और आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कुछ मेरे सजेशंस हैं आपके लिए जो मैं इस स्लाइड में कवर करना चाह रहा हूं कि करंट अफेयर्स कैसे कवर करें सर, उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा जिसमें मैं करंट अफेयर्स के सोर्सेज बताऊंगा कि यार इस सोर्स से यहाँ पढ़े, इस सोर्स से यहाँ पढ़े, इस सोर्स से यहाँ पढ़े। स्टैटिक वर्सेस करंट अफेयर्स, कितना वेटेज हमें स्टैटिक को देना है और कितना वेटेज हमें करंट अफेयर्स को देना है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। कुछ कुछ मंथली मैगजीन्स आती हैं जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रिलीज करते हैं, किसी की भी मंथली मैगजीन आप पढ़ लीजिएगा। सारी मैगजीन का कवरेज तो सेम ही है बिकॉज हर किसी ने न्यूज़पेपर से उठाया है। अब अगर G20 होने वाला है तो हर कोई G20 को कवर करेगा, G20 में बिजनेस 20 होने वाला है तो उसको कवर करेगा। अभी एट प्रेजेंट जो इश्यूज चल रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वो कवर करेंगे। सब कोई भी मंथली मैगजीन जो आपको लगता है इस टॉपर ने सजेस्ट किया था उसको उठा लो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर लो। शुरू में समझ नहीं आएगा, बट यही तो गेम है। शुरू में जब साइकिल चलाना सीखा था तो आपको बहुत समय लगता था ना, और अब तो आप साइकिल शायद चलाते नहीं होंगे। नेक्स्ट इज डोंट इग्नोर द आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग करना है,
बट आप फर्स्ट डे से नहीं शुरू कर पाएंगे आंसर राइटिंग। नॉलेज तो होना चाहिए यार। मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप से हो सकता है क्या? आपने सुना ही नहीं है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। हमें तो ये भी नहीं पता वुमेन एम्पावरमेंट के कंपोनेंट क्या है। अगर मैं आपको कहूं कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वुमेन एम्पावरमेंट इज प्रोवाइडिंग एजेंसी टू वुमेन, अब एजेंसी तो आपने सुना ही नहीं है कि एजेंसी क्या होता है। सो आंसर राइटिंग में लिखोगे कैसे? सो पहले स्टैटिक कवर करेंगे, थोड़ा करंट का नॉलेज होना चाहिए, फिर जाके कहीं आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। आप फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें मेरी मास्टरी है। मतलब वन थिंग विच आई नो दैट आई एम डूइंग द बेस्ट इन दिस यूपीएससी प्रिपरेशन इज आंसर राइटिंग। बहुत सारे बच्चे मेरे पास रैंक इंप्रूवमेंट के आते हैं, फॉरगेट अबाउट सिलेक्शन कि सर सिलेक्शन नहीं, ऑलरेडी वो सर्विसेज में हैं, कोई आईपीएस है, कोई और क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। ऐसा नहीं ऑनलाइन ले रहे हो, ऑफलाइन में आते हैं, क्लास में बैठते हैं, फिर आंसर राइटिंग करते हैं। सो एक मेरा मॉड्यूल है साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, उसमें 10 दिन में हम सिर्फ साइंस ऑफ आंसर राइटिंग लिखना ही सिखाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा डोंट इग्नोर द आंसर राइटिंग, सप्लीमेंट स्टैटिक नॉलेज विद एनरिचमेंट फ्रॉम न्यूज़पेपर। फिर टेस्ट योरसेल्फ रेगुलरली, टेस्ट तो करना जरूरी है अगर आप बहुत पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस होल यूपीएससी एग्जाम इज अबाउट आउटपुट और आउटकम। कितना आपको आता है उससे कोई मतलब ही नहीं है। इवैल्यूएटर आपके 10 मार्कर और 15 मार्कर के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेगा, अगर वो अच्छा है तो आप अच्छे कैंडिडेट हो, अगर अच्छा नहीं है तो अच्छे कैंडिडेट नहीं हो। सो आपको रेगुलरली टेस्ट करना पड़ेगा, प्री भी और मेंस भी। तो कोशिश करो एक इंटीग्रेटेड तरीके की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, जिसमें आप प्री भी पढ़ रहे हो और मेंस भी। आपने हिस्ट्री पढ़ा तो आप हिस्ट्री को प्री स्पेसिफिक सॉल्व कर लो और हिस्ट्री को मेन स्पेसिफिक सॉल्व कर लो, बिकॉज ये आर्टिफिशियल सेग्रीगेशन करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज अगर आपने पढ़ लिया कि कॉइन सिस्टम गुप्ता पीरियड में थे कि नहीं थे, अब वो प्री में भी पूछ सकता है, वो मेंस में भी पूछ सकता है। तो कॉमन तरीके से कोई कॉमन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जो प्री और मेंस दोनों को कवर करती है। लास्ट एंड नॉट द लिस्ट इज प्रिपेयर गुड नोट्स फॉर ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन। देखो आप हर चीज आउटसोर्स नहीं कर सकते हो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को या किसी को भी। कुछ नोट्स आपको खुद के बनाने पड़ेंगे, वो उन टॉपिक्स के बनाओ जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे आप देखेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक पिछली 5 साल से रिपीट हो रहा है, तो आप इंक्लूसिव ग्रोथ का बना ही लो ना कि किसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या बाकी सारे ज्योग्राफिकल एरियाज कवर होने चाहिए? क्या सारी सोसाइटी कवर होनी चाहिए इसमें? क्या इंक्लूसिव ग्रोथ सिर्फ ह्यूमन के लिए होना चाहिए या एनिमल या फ्लोरा फोना दोनों काउंट करना चाहिए? क्या इंक्लूसिव ग्रोथ से कुछ सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए? सो अगर आप ये नोट्स बना लोगे तो अगर वो पूछेगा कि क्या इंक्लूसिव ग्रोथ रूरल डेवलपमेंट से हो सकता है, तो आपको तो पता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, आप देख लेंगे। अगर वो पूछेगा क्या इंक्लूसिव ग्रोथ एमएसएमई से हो सकता है, आपको तो पता है इंक्लूसिव ग्रोथ के 5 कंपोनेंट हैं, एमएसएमई से रिलेट कर देंगे। क्या वो पूछेगा इंक्लूसिव ग्रोथ गवर्नमेंट की किसी स्कीम से हो सकता है, अपने को आता है। इंक्लूसिव ग्रोथ रूरल डेवलपमेंट से हो सकता है, अपने को आता है। सो जो ऑफन रिपीटेड टॉपिक्स है ना, उनके खुद के नोट्स बनाने बहुत जरूरी। बाकी सब आप बाकी कहीं भी आउटसोर्स कर दीजिए, किसी भी टॉपर के नोट्स उठाइए, एनसीईआरटी उठाइए, जो भी आपका सोर्स है दैट इज फाइन, बट कुछ नोट्स आपको खुद के बनाने पड़ेंगे। एजुकेशन के बनाओ, हेल्थ के बनाओ, वुमेन के बनाओ, पॉवर्टी के बनाओ, सोसाइटी के बनाओ, बहुत सारी चीजें हैं जो आप नोट्स बना सकते हैं। आई थिंक ब्रॉड कवरेज मैंने कर लिया है कि नेक्स्ट आपका 18-20 मंथ्स का कवरेज क्या होना चाहिए। नेक्स्ट एक एम्बिशन और परसिस्टेंस से रिलेटेड एक कोट है, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एस्पिरेशंस है ना वो हर ह्यूमन बीइंग की बहुत हाई होती हैं। कि आप सब, मुझे नहीं लगता जो भी ये वीडियो देख रहा है उसमें से किसी को आईएएस नहीं बनना है। अब वीडियो के लास्ट में पहुंच चुके हो, 20-25 मिनट मुझे सुन चुके हो, इसका मतलब आप सबको बनना तो है आईएएस। सो वो आपकी एस्पिरेशंस हैं। बट एक दूसरी सच्चाई है जिसको हम अचीवमेंट कहते हैं, कि क्या आपने इतनी मेहनत कर ली, क्या आप वो अचीव कर सकते हो, और उसका जो गैप होता है ना, उस गैप को आपको फिल करना है। जितना गैप कम होता चला जाएगा उतना आप अपनी पर्सनल लाइफ में इंप्रूव होते चले जाओगे, उतना यू विल बी फाइंड योरसेल्फ मोर क्लोजर टू योर ड्रीम्स। आज से मेहनत करते हैं, 18 ही महीने यार, बच्चे यूपीएससी की परीक्षा 5-6 महीने की प्रिपरेशन में भी पास कर रहे हैं। और जो ये सच्चाई है, आपके पास तो फिर भी 18 से 20 महीने का समय है। सो आज से एफर्ट्स डालते हैं। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया बहुत सारे हम लिंक्स देंगे, 1 बाय 1 उसको देखते चले जाना। गुड लक। इंडिया के लाखों बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और लाखों बच्चों की बहुत सारी मुश्किलें होती हैं।
किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अफोर्डेबल नहीं कर सकता, किसी को अच्छी डायरेक्शन नहीं है, कोई बच्चा 4 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहा है, कोई 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा है, कोई एग्ज़ाम का फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके पास वो फाइनेंशियल नहीं है। अब ये जो मुश्किलें हैं उसको कम करने के लिए जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जो भी जोश की फैमिली है अगर मैं उसको कोई स्कॉलरशिप दे पाऊँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस जोश फैमिली के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। सो नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म दिया है, उसको अच्छे से भरो। उसमें से जो भी सीरियस कैंडिडेट हमें लगेंगे हम उसको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि वो जो एजुकेशन हो उससे क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिकॉज यूजुअली होता है कि अगर हम स्कॉलरशिप देते हैं, अगर हम अफोर्डेबिलिटी पे जाते हैं तो कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो यहाँ आपको क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों अवेलेबल है।